आज की बैठक में सबका स्वागत है। अ, मैं ही आप सबका अभिप्राय लेना चाहती हूँ। अभी हम पदवीदान समारोह करने जा रहे हैं, तो उसका स्वरूप कैसा हो, इसका कोई मोटी-मोटी कल्पना आप बता सकते हैं क्या? कल्पना में आता है क्या? क्योंकि ये पदवीदान समारोह हम बहुत दीर्घ काल से कह ही रहे हैं। तो ऐसा सुनने के बाद कुछ कल्पना में आता है क्या कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए, ऐसा-ऐसा होगा तो अच्छा होगा। ऐसा अगर आता है तो 2-5 मिनट उसके ऊपर ड्वेल करेंगे, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्ते सर। हाँ अ, जी। पदवी जो ले रहा है उनका एक व्याख्यान होना अ, अच्छा लगता है। वो समारोह में हुँ। उनका एक व्याख्यान होना किसी विषय के ऊपर उनका व्याख्यान और एक किसका? प्रश्नोत्तर। जिनको जिनकी जिनको हाँ, पदवी प्राप्त हो रही है उनका? हाँ, उनका। अच्छा। हुँ। इसका क्या प्रयोजन है? उनका सोच और अध्ययन वो किस विस्तार पे और गहराई से हो रहा है, वो सबको एक बार परिचय होगा। हुँ। ठीक है, हाँ। एक जन को ही मिलेगा तो ठीक है तय, बट बहुत सारे लोगों को अगर पद में मिलता है तो हुँ, जनरली हम जो समारोह करते हैं, किसी को हुँ, सम्मान देते हैं, हुँ, तब व्याख्या रखते हैं। हुँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर पदवी मिलता है तो ये तो हुँ, संभव होना मुश्किल है। हुँ, 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 हम बहुत दिन भी कर सकते हैं। मैं इधर देखी हूँ ये सुधा परीक्षा जब होता है विद्यापीठ में, पूर्णप्रज्ञ हुँ, विद्यापीठ में सुधा हुँ, परीक्षा जब होता है, हुँ, कम से कम 30 लोग होते हैं। हुँ, एक बैच में विद्यार्थी 30 लोग होते हैं। हुँ, उनका 1 सप्ताह के लिए व्याख्यान ही होगा। बहुत हुँ, सारे विद्वान लोग बैठेंगे, सुनेंगे, हुँ, प्रश्नोत्तरी हुँ, करेंगे, उनका अध्ययन हुँ, कैसे हुँ, गया है, वो परीक्षा लेंगे। हुँ, इसके बाद 1 दिन समारोह, वो तो सिर्फ़ आदान-प्रदान का होगा। हुँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चलता है वो सप्ताह भर में। हुँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा चलता है। हुँ। हाँ, जो लेकिन पदवी फिर किसको मिल व्याख्या रहा है उनका। हाँ, 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 तो पदवी यदि 30 लोगों को मिल रही है, तो 30 लोगों का व्याख्यान होगा? हाँ, सबका ए व्याख्यान होगा। एक ही दिन में? एक ही नहीं, नहीं, समय में? नहीं, नहीं। वो तो अरे! वो तो परीक्षा के लिए है। हाँ, परीक्षा जब होता है ये जैसे अंतिम परीक्षा ही है। समारोह केवल 1 घंटा का प्रोग्राम होगा जिसमें फॉर्मल चीफ गेस्ट होंगे, एक फॉर्मल हाँ, सभा ये बस। ये हमारा फॉर्मल ही है। ओके, उसके पहले की प्रक्रियाएँ तो सारी पूरी हो गई हैं। ओके। तो इसमें एक रह रह कर ये भी आता है कि जो हम हर श्रेणी को भी एक पदवी के रूप में दे रहे हैं, हुँ, वो मैंने जैसे हमारा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ग्रेजुएशन में होता था ना ताई, हुँ, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, अभी सेकंड ईयर में आए ये पदवी देने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, हाँ, सेकंड हुँ, ईयर में आए हैं तो सेकंड ईयर में आए हैं, थर्ड ईयर में आए हैं तो थर्ड ईयर में आए हैं। हुँ। पदवी तो बाद में ही दी जाती है। हाँ, एक्चुअल पदवी तो जब ग्रेजुएशन हो गया, हुँ, तो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन माने क्या है, अगर इक्विवेलेंट में भी देखें तो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन तो याज्ञवल्क्य पार हुआ तो ग्रेजुएशन है, उससे पहले ग्रेजुएशन नहीं है। लेकिन एक ग्रेजुएशन का जो हमने रखा था प्राज्ञ, जो हमने रखा था, वो प्री ग्रेजुएशन जैसा, लेकिन कुछ लोग वहां से भी बाहर निकल सकते हैं, ऐसा भी हमने रखा था। तो जो सेटल होता है मन के अंदर अभी, वो यही होता है कि प्राज्ञ और आचार्य, ये दो पदवी तो सेटल होते हैं। बाकी दो में स्ट्रगल ही है अपने मन के अंदर कि ये
देना तो हम चाहते हैं, लेकिन उसका महत्व माने उतना नहीं है जितना प्राज्ञ और आचार्य का महत्व है। ये तो बीच के पड़ाव हैं, तो उसमें पदवी हम बोल सकते हैं कि आप ये लेवल पे हैं, ये स्तर पे हैं, पदवी देना कि नहीं देना वो विचारणीय ही लगता है बार बार मन के अंदर। हाँ, ऐसा है कि हम इसकी चर्चा करेंगे, ऐसे सत्रों में ही करेंगे। अभी का जो विषय है वह तो दिया तो कैसे दिया? हाँ, पदवीदान समारोह निश्चित हो गया है। हाँ, अभी निश्चित बिना हमारा क्लियर हुए, बिना हमारा मन का पूर्ण समाधान हुए निश्चित हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए हम चर्चा के लिए ओपन और ये सब रखेंगे जब सब लोगों का कन्विक्शन हो जाए, वो जी, करेंगे हम। परंतु अब तो तय हो गया है। जी, अभी जो तय हो गया है उसके बारे में नहीं होना चाहिए और ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रश्न अब प्रस्तुत है ना। जी ताई, अभी जो विषय है वो तो ये है कि वो कैसे होना है? हाँ, प्रत्यक्ष ऑन ग्राउंड वो दृश्य कैसा होगा, निर्माण कैसा होगा, क्या उसका माने उसका उसका स्वरूप कैसा रहेगा, ये प्रश्न है। जी ताई, तो ठीक है, आप कल्पना करिए। हम पुनः कभी इस बात की चर्चा करेंगे। अभी दूसरा, अभी आगे बढ़ो। ताई मैं प्रारंभ करता हूँ ताई इसमें। ताई जब हम ये अर्थव्यवस्था की संकल्पना जब हम करते हैं, शिक्षा व्यवस्था में तो ताई ऐसा लगता है कि मैंने जैसे हमारे 5 तप हैं वो उनका क्रम अच्छे से समझ में आता है, क्यों ये क्रम ऐसा रखा है ये भी समझ में आता है। और जो आज हम गुरुकुल संकल्पना करते हैं और उस रूप में इसको तो शिक्षा व्यवस्था को तो समझ में आता है। इसमें बहुत सारे लोगों के मन में ये दिखाई भी देता है कि ये शिक्षा माने जो आज की शिक्षा है उसके प्रति अलग प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है ना, तो वो समझ में आता है। अर्थव्यवस्था में दिखाई नहीं देता है ताई, ये हमको घसीटता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। हम किसी से भी माने ये मुझे कभी-कभी लगता है कि ये लोकमत परिष्कार से ज्यादा ये पॉलिसी का मैटर होना चाहिए। माने ये वहां से ड्राइव होना चाहिए, क्योंकि आज संयम की डेफिनेशन, कितना उपभोग करना है, कितना नहीं करना है, कहाँ सुविधा है, कहाँ आकर्षण है, ये सब की लाइन तो बहुत ब्लर हुई है ताई। तो इसमें और आजकल सभी घरों में इतना सब कुछ हो गया है कि आप उसको रिवर्स करने को भी मुश्किल होता है ना। ये खाली परिष्कृत करने से या जो इसका क्रम होगा था, ये लोकमत परिष्कार से प्रारंभ ना होकर, मुझे ऐसा लगता है। और गुरुकुल में तो जो हम बताएंगे ही, है ना। लेकिन ये आज जो समाज है वो अर्थतंत्र की गोद में बैठा है, ऐसा हो गया है ना। तो ये जो अगर हमको रिवर्स करना है तो समाज के साथ रिवर्स करना या अर्थतंत्र के साथ या हायर एजुकेशन, माने कितने तरह से कितने लोगों का हम ये पढ़ते हैं, ये स्पेंसर का, एडम स्मिथ का, माने जो आज हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं और जो तंत्र में जाते भी हैं, वो इतना सेट हो चुका है कि ये जो अल्टरनेट वाला सिस्टम है
ये कैसे उस तंत्र में घुसेगा और वहां कुछ करेगा और वहां कुछ बनाएगा और बताएगा, इसमें मैं इसमें आप कुछ बात बताएं इसमें कि ये इसको कैसे हम पकड़ेंगे। मैंने ये हायर एजुकेशन में भी जाकर या सिस्टम में भी जाकर होना बहुत दूभर लगता है। हाँ, हमको जो बातें हमको समझ में आती हैं, अभी जैसे मैं पढ़ रहा था ये फार्मर्स प्रोड्यूस और ऑर्गेनाइजेशन FPO करके एक सेटअप है ना। तो जब आप जो हम संकल्पना कर रहे हैं उसके शायद थोड़ा करीब है आज के अर्थतंत्र की बजाय, लेकिन ये भी हो पा रहा है क्योंकि तंत्र में ऐसा बैठाया है किसी ने, है ना। तो आज हम एक गांव के अंदर एक फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की तरह रजिस्टर हो सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं, जो उत्पादन कर रहा है उसको भी वो एक ओनर की तरह काम करेगा। माने ये सब जो हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तंत्र में ऐसा किसी ने पॉलिसी रूप में बैठाया है और कुछ लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं। समाज में ऐसा करना और ऐसा होना, इसके लिए इसका स्वरूप कैसा होगा, माने हम अपनी तरफ से परिभाषित कर सकते हैं, संकल्पना कर सकते हैं, लेकिन समाज में लेके जाने के लिए इसका कुछ तरीका दूसरा होना चाहिए कि ये जो हमारा क्रम बैठा है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, इसी क्रम में अर्थव्यवस्था को भी लेकर हमको चलना चाहिए। इस पे कुछ विचार है ताई आपके, या हाँ कोई मार्गदर्शन है? हाँ हाँ, ये शिक्षा के साथ जोड़कर हम कर रहे हैं, ये उसका सरलतम उपाय मुझे लगता है। जी एक बार ये अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के मूल तत्वों को कहीं न कहीं खूंटी पर बांधकर प्रयोग करके देखना, तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये कठिन इसलिए लगता है कि इसके कंसेप्चुअल लेवल पर भी हमारे भारतीय शिक्षा के प्रयोग करने वालों ने देखा नहीं है इसको। भारतीय शिक्षा माने ज्ञानात्मक पक्ष उसका है, वो भी तो कोई इतना सरल नहीं है। लेकिन आज हमें वह परिभाषा परिचित इसलिए लगती है कि उसको भी लगभग 100, सवा 100, 150 वर्ष हो गए हैं कि लोग ऐसा बोलने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, कुछ मात्रा में करने लगे हैं, इसलिए वो परिचित भी लगता है। फिर भी इन लोगों ने भी अर्थनिरपेक्ष शिक्षा के प्रयोग नहीं किए, मैंने उसको अमल में नहीं लाया। स्वायत्त शिक्षा को भी प्रयोग में नहीं लाया। अब ये स्वायत्त शिक्षा शासन की मान्यता नहीं, ये कितना कठिन है। आपको भी NIOS का सहारा लेना पड़ता है, गोतीर्थ को NIOS का सहारा लेना ही पड़ता है, सबको ये करना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है? उसकी संकल्पना ही पहले तो स्पष्ट नहीं है और बाद में वो व्यवहार जीवन में स्वीकृत नहीं है। इतना साहस ही नहीं है कि बिना शासकीय प्रमाण पत्र से हम करेंगे। आपने चिट्ठी में पढ़ा होगा ज्ञानेश्वर विद्यापीठ के बारे में। वो इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज भी है, उसको भी बहुत कठिनाइयाँ झेलनी ही पड़ी। तो शासकीय मान्यता के बिना इंजीनियरिंग का एक कॉलेज चल रहा है, उसमें ऐसे छात्र आते हैं जिनको सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या उनकी गुणवत्ता के अनुसार प्रवेश नहीं मिला है। ऐसे छात्र आते हैं, उनको इंजीनियरिंग की शिक्षा तो बहुत अच्छी मिलती है,
परंतु सरकारी प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण से सरकारी नौकरी नहीं मिलती। अब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलने की कोई अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि ओपन क्षेत्र में इतने कारखाने हैं और इतने ऐसे संस्थान हैं, तो उसमें प्रायोरिटी बेस पर उनको मिलता है। तो फिर नौकरी मिलना, अपना कारखाना शुरू करना, अपना प्रोडक्ट शुरू करना, ये संभव है। पैसा कमाने लगे तो सरकारी मान्यता की और प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। तो ये चला। आज भी सक्सेस स्टोरीज उस ज्ञानेश्वर विद्यापीठ में पढ़े हुए भूतपूर्व छात्रों की है, परंतु उसको भी परेशान किया, सरकार ने भी किया, विपक्षों ने भी किया, और जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोग हैं उन्होंने भी किया, बहुत लोगों ने किया, वो बंद भी हो गया। फिर किसी न किसी प्रकार का थोड़ा सा समझौता करके फिर से शुरू हुआ है। अब कदाचित वो नहीं चलेगा। तो ये सेटअप नहीं है, इसलिए नहीं चल सकता है, वो तो ठीक है। तो कैसे चलेगा, इसके लिए इसलिए करना क्या है इसके लिए? तो साहस तो करना ही पड़ेगा स्वायत्त शिक्षा का। अभी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? संख्या अधिक नहीं है इसलिए। तो संख्या भी बढ़ानी होगी। उससे भी कठिन ये अर्थनिरपेक्ष वाला है। पैसे की सिक्योरिटी लोग चाहते हैं। पैसे की सिक्योरिटी हो जाए तो फिर ये शुरू होने लगेगा। तो मार्ग बहुत कठिन माने बहुत कठिन है। धर्म केंद्रीय जीवन रचना के स्थान पर अर्थ केंद्रीय हो गई है, ये तो बहुत बड़ा प्रभाव है। अर्थ चाहिए कामना पूर्ति के लिए, तो काम केंद्रीय होना ये तो बहुत माने सृष्टि के आदिकाल से काम केंद्रीय रहेगा। फिर काम और अर्थ को नियंत्रित और नियमित करने के लिए धर्म पुरुषार्थ है। ऐसे त्रिवर्ग पुरुषार्थ एक साथ जुड़े हुए हैं, ये तो होगा ही होगा। परंतु जब हम कहते हैं ना कि it should be considered the shortest and the easiest way if there is only one. एक ही मार्ग है, तो उसको कैसा भी कठिन हो सरल मानना चाहिए, कितना भी दीर्घ हो छोटा ही मानना चाहिए। ऐसा आज की स्थिति में लगता तो यही है कि ऐसा ही कर। हाँ, दूसरा प्रयास अर्थ क्षेत्र में होता है। शिक्षा क्षेत्र में एक बात है, अर्थ क्षेत्र में दूसरा मार्ग है। तो अर्थ क्षेत्र में प्रबोधन करने वाले, प्रयोग करने वाले लोग होने चाहिए। ये जो अर्थ विषय में काम करते हैं उनका काम है। तो वे उद्योग करना, तो उसके लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है? माने इस प्रकार की शिक्षा की क्या आवश्यकता है? ऐसा तो लोग बोलने ही लगे हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें स्किल चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं, ऐसा तो होने ही लगा है। अब उसको ग्राम विकास के क्षेत्र में काम करते हैं, वो भी ग्राम उद्योगों की बात करते ही हैं। सरकार भी ग्राम उद्योग की बात करती ही है, स्टार्टअप की बात करती ही है। तो ये तो हो ही रहा है, अभी ये भी होना ही है। परंतु लॉन्ग लास्टिंग इसको भी आधार देने के लिए शिक्षा में यदि इस संकल्पना को स्थान नहीं दिया तो ये सस्टेन नहीं करेगा। क्योंकि अर्थ क्षेत्र में भी जो भी होता है, अब छोटे इसमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, तो साथ में मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्रश्न है। मार्केटिंग को जब तक आप भारतीय इसमें नहीं करेंगे तब तक ये कंपटीशन में जाएंगे ही जाएंगे। तो कंपटीशन में गए कि आपका सारा समझौते का ही क्षेत्र शुरू हो जाता है। ट्रांसपोर्ट का प्रश्न आता ही है, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरलतम मार्ग तो शिक्षा, शैक्षिक दृष्टि से ही होना है।
अब इसमें बात तो ठीक है, सबसे पहला तो विद्वान मत परिष्कार ही चाहिए। कुछ चिंतकों को, कुछ विद्वानों को ये बात समझ में आनी चाहिए, और केवल समझ में आने से नहीं चलेगा, उसका प्रायोगिक रूप कैसा होगा ये भी करके देखना चाहिए। प्रयोग तो करके ही देखने होते हैं। तो इस संकल्पना को प्रायोगिक रूप में लाओ, में अर्थनिरपेक्ष चलाकर देखो कैसा होता है वो। तो चलाकर देखना, बाद में लोगों तक ले जाओ कि हाँ अर्थनिरपेक्ष होना चाहिए, ये तो प्रबोधन का विषय होगा। तो भारत की समाज जीवन की आपसी व्यवहार की, आपसी आदान प्रदान की पद्धति कैसी रही है, इसके बारे में पहले तो स्मरण करवाओ कि भाई ऐसी रही है। तब धीरे धीरे उसके प्रयोगों को स्वीकृति मिलेगी। ये सर्वसामान्य व्यवहार में भी अर्थ का स्थान जब तक बदलता नहीं, तब तक तो ये बातें समाज में रूढ़ तो नहीं होंगी। बात तो ठीक ही है। तो ये तो प्रायोगिक क्षेत्र है। आप न्याय नीति की, आत्मा परमात्मा की बातें करके आपको आपका चल जाता है, परंतु अर्थव्यवस्था में बातें करके पेट में अन्न नहीं जाता है, तो वो तो ज्यादा कठिन है। ये बात तो ठीक ही है। अध्यात्म की बातें करने में क्या तकलीफ है? इसलिए विद्वानों का काम तो सरल है, परंतु व्यवहार में करने जाओ तो फिर कठिन होता है। मुझे लगता है कि भारत में ही इस प्रकार का विचार और इस प्रकार का प्रयोग हो सकता है। अतः इसमें जब प्रयोग करते हैं तो हाँ। जो जो प्रयोग माने शिक्षा को या समाज के कुछ आयामों को हमको अर्थनिरपेक्ष करना है, और बहुत सारे आयामों को अर्थ सापेक्ष भी करना है। हाँ। ऐसा तो ये जो जो हम प्रयोग की भी बात कर रहे हैं, वो कम से कम एक गांव के स्तर की तो कर रहे हैं। क्योंकि ये सब आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि ये इंडिविजुअल या एक फैमिली या एक कुटुंब को लेकर या कुछ कुटुंबों को लेकर ये काम तो नहीं हो सकता है। और इसमें हम ऐसा भी बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रमी ने बाकी सभी आश्रमों का उत्तरदायित्व लेना है ना। तो जो वो एक आइडियल सेटअप की जो संकल्पना होती है, जिसमें गृहस्थ आश्रमी तो थोड़े से ही होंगे, है ना। हमारे ब्रह्मचारी भी और वानप्रस्थी भी और जो संन्यास आश्रम वाले हैं वो तो बहुत, माने संख्या में अगर हम देखें तो गृहस्थ आश्रमी कम होंगे और बाकी सब आश्रम के मिलाकर ज्यादा होंगे। तो इन लोगों ने अगर बाकी सभी लोगों का ध्यान रखना है तो और तो ये जो संकल्पना है, ये कम से कम जो मुझे लग रहा है कि जो मॉडल बनना चाहिए या जो प्रयोग होना चाहिए, वो कम से कम तो एक गांव के लेवल पे होना चाहिए। और वो गांव के स्तर पे हमको दिखाना है कि ये कैसे ये बन सकता है उस स्वरूप का। और जैसे हम विद्या क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम गांव में तो काम भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये गांव में जाकर बनाना, ऐसा करना, या शहर में बनाना फिर गांव में लेके जाना, जो प्रयोगात्मक संकल्पना है, जो प्रयोग की संकल्पना है, वो उसकी व्याप्ति भी बहुत बड़ी है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो जिस तरह के अर्थव्यवस्था की हम संकल्पना कर रहे हैं, उसका प्रयोग भी बड़ा ही होना चाहिए। कम से कम एक गांव के स्तर का तो होना चाहिए। हाँ, अर्थ सापेक्ष व्यवस्था हुई। ग्राम ये इकोनॉमिक मॉडल है। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की बात कर रहे हैं। नहीं ताई, मैं अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ। हाँ, जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो इसमें ग्राम के, अर्थनिरपेक्ष भी आएगा, क्योंकि ये भी व्यवस्था ही है अर्थ की। हाँ और हाँ, अर्थ सापेक्ष भी आएगा। हाँ। वो तो इट इज गिवन कि वो ग्राम को यूनिट मानकर ही शुरुआत करनी होगी। एक इंडिविजुअल को या एक कुटुंब को लेकर तो नहीं कर सकते।
संपूर्ण राष्ट्र की और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, तो उसका एक बार तो कागज पर वो पूरा चित्र उतरना चाहिए और उसमें करने का जो है प्रयोग करने का प्रयोग करने का स्थान ग्राम ही होगा। वो तो बात सही है, क्योंकि ग्राम ही यदि हम आर्थिक इकाई कहते हैं तो इकाई से ही तो शुरुआत होती है ना। जीरो के जी बाद पहला आता है वो तो एक आता है, इकाई ही आता है, यूनिट ही होता है। तो ग्राम से ही शुरुआत करनी चाहिए, एक ग्राम को केंद्र मानकर करनी चाहिए। तो अभी कंफ्यूजन ये चल रहा है कि हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था की बात। हाँ, अर्थव्यवस्था तो फिर ग्राम हाँ, होना चाहिए, इट इज ग्रामीण गिवन। हाँ, इट इज गिवन। अर्थव्यवस्था की बात करनी है तो पूरा अर्थ क्षेत्र जो है वो जीवन के 4 पुरुषार्थ, उसमें से एक अर्थ पुरुषार्थ के लिए फिर अर्थशास्त्र को लेकर अर्थव्यवस्था, अर्थ व्यवहार, अर्थ संस्कार, फिर वो जो अर्थ व्यवहार है और अर्थव्यवस्था है उसमें से प्रोडक्शन माने उद्योग, वाणिज्य, ये तो बातें पहले होनी चाहिए। उद्योग और वाणिज्य की बात इसलिए होनी चाहिए कि ये अर्थ का उपार्जन करने वाले हैं और अर्थ का वितरण, अर्थ का उत्पादन करने वाले हैं और अर्थ का वितरण करने वाले हैं। बाकी जो लोग हैं वो तो लाभार्थी हैं उसके। ये लोग अर्थार्थी हैं, माने अर्थ का उत्पादन करने वाले, अर्थ की व्यवस्था करने वाले सब तक ये पहुंचे इसके लिए हैं। और इसमें फिर शासन की ओर से भी सुरक्षा देना और व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं करता है, ये देखना, ये होना चाहिए। और भाई जैसे इसका योगी जी का वो शुरू हुआ ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हाँ, है ना। अभी वो बने हमको समस्या सुलझानी है, इसीलिए इस तरह के इनिशिएटिव शुरू होते हैं, लेकिन ये हमारी संकल्पना से तो बहुत परे है। हाँ, क्यों है उसका, ये तो राजनीतिक हल है उनका। और एकदम शुरू में राजनीति में या उनको क्या समझ में आएगा, अरे भाई पहले ये सेटल कर दो एक बार, आर्थिक उपार्जन सबका सेटल कर दो, उसको सही आधार और सही दिशा यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग ने देनी चाहिए कि नहीं। जी अभी योगी जी को किसने समझाया है कुछ ये, और योगी जी को मालूम भी होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड वो क्या कर सकते हैं फिर। ये उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और देखो अल्टीमेट उनको 2027 में पुनः चुनकर आना है कि नहीं आना है। तो ये तो अल्टीमेट रहेगा। वो ही नहीं रहा तो आर्थिक सुधार और ये बाकी सारा कहाँ से रहेगा, कुछ भी। इसलिए योगी जी का तो वो तो जो कर रहे हैं वो भी बहुत है। ऐसा कहा जाएगा कि भाई लोगों को पैसा कहाँ से आएगा और स्थिरता कहाँ से मिलेगी, ये तो हाँ ठीक है, वो तत्काल उपाय है, वो सस्टेन नहीं होंगे। मैं वो तो कह रही हूँ कि लंबा नहीं चलेगा। लेकिन 10-20 वर्ष भी चल गया तो 10-20 वर्षों में उनकी बुद्धि में भी आना चाहिए और हमको आपको भी समझ में आना चाहिए कि इसको सपोर्ट करो, उसको आधार दो, उसको भी दिशा दो, तो फिर वो सस्टेन होगा, तो फिर वो राइटली प्लेस्ड होगा। तो ऐसे जैसे जैसे ये एक इनिशिएटिव हुआ है, जब हम प्रयोग की बात कर रहे हैं, हमको अपनी संकल्पना को ऐसे प्रयोगों में बांटना चाहिए। मैंने पहले ये प्रयोग फिर ये प्रयोग, ताकि वो दिशा उस संकल्पना की तरफ जा सके। अगर हमारा गोल यही है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, वो 1 नहीं डिस्ट्रिक्ट 1 होता, प्रोडक्ट से, वही हाँ तो वो अरे तो हाँ, वो इसलिए करना होता है कि उनको दुनिया में भी जीना है ना। वो तो जब डूब रहे हैं तब क्या होगा,
तब तो जो भी आया वो हो जाएगा ना, जो भी आया वो कर लो, जो भी आया वो कर लो। अभी ट्रिलियन क्या हुआ क्या है कि हम लोगों ने उसकी कोई भारतीय वैकल्पिक परिभाषा भी नहीं दी है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, उसका भारतीय पर्याय क्या है? उनके पास तो नहीं है। तो क्या अभी वो यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने जाएंगे? वो नहीं जाएंगे ना। किसी ने मॉडल बताना भी चाहिए और किसी ने करके दिखाया भी, सक्सेस स्टोरी भी होना चाहिए। वही एक शिक्षा संस्था कैन अफोर्ड टू क्रिएट ए मॉडल। शासन नहीं कर सकता ऐसे प्रयोग। शासन करेगा तो कहेंगे जाओ गोरखपुर के मठ में जाओ और करो जो करना है। तो लखनऊ में बैठे बैठे विधानसभा में कुछ नहीं कर सकते वो। जी। उनको अभी किसी ने प्रबोधन नहीं किया कि डू नॉट बिल्ड अप द डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल नहीं है तो जीवन बिल्कुल नष्ट हो गया, ऐसा न करो, ऐसा न मानो, और जरा धैर्य भी रखो। और यदि विश्व में ऐसी स्थिति निर्माण हुई है तो हम, गैस नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, इसलिए लोगों को उकसाओ नहीं, या लोग भी इसके लिए विद्रोह न करे, ऐसा किसने कहा किया है? ऐसा तो कोई नहीं करता। और राष्ट्रभक्ति गई भाड़ में, हमको तो लाइन में गैस सिलेंडर चाहिए। गैस सिलेंडर का कोई पर्याय ही नहीं रखा। तो ये भी कहीं तो मैं पढ़ रहा था, तो हर घर सिलेंडर ऐसा करके मोदी जी का था। तो हाँ, वो बोल रहे थे कि ये तो हमने ही डिपेंडेंसी, कि कांग्रेस ने कितना अच्छा किया था कि किसी के घर में सिलेंडर ही नहीं था तो हाँ, डिपेंडेंसी नहीं थी। ये निठल्ले बुद्धिजीवी होती है। हाँ हाँ, हाँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीते पीते ये बोलना है उनको। हाँ। तो नहीं, पर उनके ये बात तो ठीक है कि अगर हमने हर घर सिलेंडर में, ये डिपेंडेंसी हाँ, बढ़ी तो है ही, हाँ, है ना? बढ़ेगी। अरे भी सुविधा बढ़ेगी। भी है लेकिन बढ़ी तो है ही। हाँ, बढ़ेगी ही। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए आप गांव में रहने वाले को कहो कि तुमको सिलेंडर की जरूरत नहीं, और नगर में रहने वाले को कहो कि तुम तो गैस भी लाओ और इंडक्शन कुकर भी लाओ और सब कुछ लाओ। इससे ये उपाय नहीं है ना। नहीं है, हाँ। सिलेंडर की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए तो पहले सचिवालय से शुरू करना होगा कि नहीं, सिलेंडर नहीं चाहिए। अंत तो गत्वा हम पराधीन हो जाएंगे। जैसे अनाज का है, अनाज ही नहीं उगाया खेतों में और अनाज की पराधीनता हो गई तो यू आर गॉन। इसीलिए तो तो मुझे लगता है ये पॉलिसी लेवल पे ये हाँ, सचिवालयों से शुरू हाँ, करना होना है, चाहिए। हायर एजुकेशन में शुरू हाँ, करना है ये। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उनको कौन पढ़ाएगा? मैं इसीलिए तो शिक्षा पर बात आती है ना कि बेसिक विचार ही नष्ट हो रहा है। और वी टॉक अबाउट वेदास, वी डू नॉट एक्ट एंड डू नॉट लिव वेदास। ये तो पहली बात हो गई ना। इसीलिए शिक्षा का रोल आता है ना। तो आज हम शुरू करेंगे। आज होगा नहीं। अभी भारतीय शिक्षा का की बात करने वाले कौन अपना विद्यालय अर्थनिरपेक्ष चलाएंगे? कोई नहीं चलाएंगे। अभी निशुल्क और निर्वेतन ये दो ही बातें हैं। निशुल्क चलाना भी अगर वो नहीं साहस करते, निर्वेतन की तो बात ही नहीं है, बात ही नहीं होगी। तो अब ये पहला ही मुद्दा हमारा इतना कठिन है। निशुल्क करके उसको चैरिटी का पर्याय मानते हैं, तो ये चैरिटी में चल रहा है। यही तो मैकॉले ने पहले ही कहा था कि देखो, तुम्हारा संस्कृत विद्वानों को भी देना पड़ता है, छात्रों को भी देना पड़ता है, ये जो दक्षिणा देते हैं। हमारा अंग्रेजी कितना मूल्यवान है कि लोग पैसा देकर उसे पढ़ने के लिए आते हैं। दिस इज द बिगिनिंग।
कि पैसा देना पड़ता है ना, इसलिए वो ज्यादा मूल्यवान है। ये मैकॉले का प्रिंसिपल नंबर 1 है। इसलिए फिर निशुल्क शिक्षा, ये तो कितना महान चैरिटी का काम हो गया, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वालों को दक्षिणा देते थे, वो चैरिटी थी, चैरिटी मान ली गई, उसको डिफाइन किया चैरिटी के नाते। तो हमारा अंग्रेजी स्कूल चैरिटी पर नहीं चलता, हमको चैरिटी नहीं करनी पड़ती, तो पैसा देने के लिए लोग तैयार होते हैं। तो ये जरा जड़ें तो इसकी बहुत गहरी है। हाँ, चलो ड्वेल अपॉन इट, बाकी लोग भी कुछ अभी। ताई वो जो ग्राम जो है उत्पादन केंद्र है, आज उसी ग्राम को पहले फिजिकली सेट करके उसके बाद करना, ये हमारे मन से निकालना पड़ेगा ये। हाँ ठीक है, निकालो। हाँ, तो उत्पादन केंद्र जहाँ होगा वहाँ ग्राम बैठेगी, उसका रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए। ये भी ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैंने बीच में हाँ, उदाहरण दिया था मेड़कोटे का टेम्पल ग्राम। वो क्या हाँ, था, पहले मंदिर और बाद में पूरा ग्राम, ऐसे हाँ। पहले उद्योग और बाद में ग्राम, ये भी हो सकता है। वैसे हम देखेंगे जगन्नाथपुरी में भी अगर मंदिर नहीं होता हाँ तो वो क्या शहर होता या नगर होता। नहीं होता ना, हाँ नहीं होता। तो, अ, वैसे अगर तो फिर ऐसे उत्पादन केंद्र कुछ बनाते हैं, उसके जो एंसिलरी या ऑक्सिलरी जो चाहिए इंग्रेडिएंट से लेके बाकी सब चीजें, हाँ धीरे उसको लेके होगा वैसे। हाँ बिल्कुल तो सही, हाँ बिल्कुल सही। आप कुछ भी करो, आपके पास एक थोड़ा चित्र होना चाहिए कि आपको करना क्या है, कैसे करेंगे। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे ही करना। हाँ, बंधन किस बात के हैं, धर्म के विरोध में मत करो। और उसका भी सीधा सीधा व्यावहारिक तात्पर्य है, सस्टेन करो भाई, आपको 10 वर्ष भी तो जीना है ना, 2-3 पीढ़ियां भी तो जीना है ना। तो आपको सुरक्षा भी चाहिए, आपको आहार की सुरक्षा चाहिए, आपको फिजिकल सुरक्षा चाहिए, आपको निवास भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए। ऐसे वो चाहिए के आधार पर आप ग्राम की कल्पना करो ना, बेस बिल्कुल आपको जीना ही है। जैसे हमारे सृष्टि के उत्पत्ति क्रम में हम पढ़ते हैं, हाँ वैसे अगर ग्राम बिठाना है, एक सृष्टि करनी है ग्राम की या उत्पादन केंद्र की, उसके तत्व क्या है हमने पहले तत्व रूप में पहले देखेंगे। हाँ तो बिल्कुल। जो हमने रखा कि श्रम का प्रतिष्ठा होगा, कि पंच महाभूतों का शोषण नहीं होगा, और ऐसे जो तत्व हैं वो पहले आ जाने चाहिए। हाँ, इसी को हाँ, कहते हैं भारतीय अर्थशास्त्र के मूल तत्व। हाँ, मूल तो तत्व क्या है, तो इसको तो हम वायलेट नहीं करेंगे, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इतना तो हमारे पास 2, 4, 5, 10 ऐसे सूत्र तो चाहिए। तो ये 5 भी हुए ना तो बहुत है। हाँ। हाँ, तो ये हो गया हमारा, अगर मान लीजिए यही हमारी बुद्धि है बोलते हैं, सृष्टि क्रम में जैसे महत है, अव्यक्त से व्यक्त का पहला मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन, हाँ। तो वैसे उत्पादन केंद्र के लिए अगर ये हमारे जो सूत्र हैं ये बन गए, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज में होगा वो कैसे कैसे उसके रहेंगे व्यक्त स्तर में। इवोल्यूशन, हाँ इवोल्यूशन कैसे होगा धीरे धीरे करके। वो जैसे शिक्षा क्षेत्र में भी हमने किया ना, जैसे कि अर्थनिरपेक्ष होना ये तो सूत्र हो गया, निःशुल्क होना ये सूत्र हो गया, अभी करो कैसे करना है। अभी कैसे करना ऐसे ही कुछ सूत्र बनाकर कि ये सूत्र ये वायलेट नहीं होना है, अभी करो। हाँ, ये पुनरुत्थान विद्यापीठ को वो लोगों ने कहा, अरे आपका तो कुछ चलता नहीं, अभी मॉडल तो दिखाओ, ये करो वो करो।
हमने कहा नहीं, हम अर्थनिरपेक्ष शिक्षा का मॉडल विद्यापीठ को ही बनाएंगे, गुरुकुल का मॉडल विद्यापीठ को ही बनाएंगे। अब ये गुरुकुल है, लोगों की पहली जो धारणा गुरुकुल को लेकर होती है वैसा भी यहाँ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अर्थव्यवस्था फीस तो नहीं लेते हैं, निःशुल्क निर्वेतन चलता है, तो करके दिखाओ, यही रहा। अब उसमें भिक्षा आपका एक साधन है, तो करके दिखाओ, एक के बाद एक करके दिखाना, ये तो है। अब इसमें आपका यूनिट कैसा होगा, उसके लिए भी आपको चिंतन ही करना होगा। भाई आप पांच छात्रों से शुरू किया, हाँ, एक आप, फिर आपको विद्या क्षेत्र ही करना होगा। 5 छात्रों से, 4 वर्ष के, 7 वर्ष के, 10 वर्ष के छात्रों से शुरू करना है, तो फिर ऐसा करना होगा। आप देश की शिक्षा का विचार करते हैं, तो फिर ऐसा ही करना होगा। अब देश की शिक्षा का विचार करके हम 5 छात्रों से शुरुआत करते हैं, तो वैसा होगा। आपका फंडामेंटल क्या है, बेस, पहला सूत्र क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, उसी प्रकार से अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की पहला क्या है, द इजीएस्ट वे, निःशुल्क शिक्षा। दूसरा कठिन बात क्या है, निःशुल्क शिक्षा के बाद योगक्षेम के लिए आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी। तीसरा कठिन परंतु इसके साथ जुड़ा निर्वेतन शिक्षा। तो फिर आपको यदि ये सिद्धांत पहले महत्वपूर्ण है, तो आपकी एक्टिविटीज भी ऐसी होगी। आप किसी व्यक्ति को, माने लोगों को आजकल हायर किया जाता है, कहते हैं, हायर नहीं किया, समझो प्रचारक के रूप में ही किया, तो हमको क्या निर्वेतन करना है, तो अविवाहित रखने पड़ेंगे। अब सामाजिक दृष्टि से देखो तो अविवाहित व्यक्तियों का किसी भी प्रकार की ऐसी सेवा में होना ये स्वाभाविक नहीं है, व्यावहारिक भी नहीं है। फिर ऐसे अविवाहित लोग ही पढ़ाने का काम करेंगे, ये भी नहीं है। अगर वो करेंगे तो भी उनके लिए योगक्षेम का प्रश्न तो आएगा ही। तो फिर आपको क्या करना होगा, तो तो ये फिर हाँ डायरेक्ट ये होता है ताई, अगर हाँ आप निर्वेतन करेंगे, योगक्षेम हाँ, करना है, तो उनकी निवास की व्यवस्था, उनकी निवास की करनी होगी, सभी उनका सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी आहार का होगी। हाँ, तो वो तो वही हुआ, वो वही कहेगा तो। कि आप हमको कुछ पैसे दे दीजिए, हम अपना कर लेंगे। हाँ, हम बार बार क्या कि तुमको क्या चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, यहाँ से लो, वो नहीं चलता ना। मैंने वो इट्स नॉट प्रैक्टिकल, लंबा नहीं चलता। हाँ, 1-2 महीने चलाना है तो वो तो हो जाएगा। फिर वो ही और शी डज नॉट बिलोंग टू पुनरुत्थान विद्यापीठ फिर, क्योंकि वो तो 2 महीने के लिए है, वो तो कोई कुछ भी कर लेगा। हमको 5-7 पीढ़ियों तक यदि चलाना है, तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर निर्वेतन का और निःशुल्क का व्यावहारिक अर्थ क्या है? ज्ञान सागर महाप्रकल्प चल जाएगा, परंतु 12 वर्ष तक एक स्थान पर रहकर अध्ययन करना वो नहीं चलेगा। एक बार वो भी चल जाएगा, लेकिन उनके आचार्य हमेशा के लिए नहीं होंगे। छात्र तो हो जाएंगे, 12 वर्ष तक अध्ययन करने के लिए भी आएंगे, उनका योगक्षेम भी होगा, आचार्य नहीं आएंगे, क्योंकि आचार्य गृहस्थ होने चाहिए। इसलिए वो तो सोचने में भी कठिन प्रश्न है, करने की तो बात छोड़ो। तो फिर आपको तुरंत के तुरंत को तो कोई ना ना सोचने वाले को उत्तर मिलता है, तो ना जीने वालों को तो कहाँ से मिलेगा। इसलिए तो सारी बातें कठिन तो बहुत हैं, बहुत तो ताई, कठिन अगर है। निर्वेतन है और हमें हम्म, इसको सोचे व्यावहारिक रूप से, जैसे पहले हाँ, अगर मान लीजिए निवास है, हम्म, निवास को छोड़ के बाकी सब चीज आपको हम्म, भिक्षा से ही लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब मान लीजिए उनके लिए निवास की व्यवस्था कर दिया हमने,
जो गुरुकुल है वो कर रहा है या विद्यापीठ है वो कर रहा है। बाकी जो रोज का जो ये है दैनंदिन उसके लिए हाँ, आवश्यकताएं दैनंदिन आवश्यकता है वो भिक्षा से ही भिक्षा से ही चलेंगे। पूरा विद्यापीठ तो भिक्षा से ही चलेगा। हाँ, उसमें काम करने वाले आचार्यों का क्या, वो इंडिविजुअल भिक्षा तंत्र पर चलेगा या विद्यापीठ के एक अंग के रूप में भिक्षा वृत्ति पर चलेगा? कैसे चलेगा? माने वो धीरे धीरे करके, इफ वी डेवलप ऑन इट, धीरे धीरे करके कुछ सॉल्यूशन से निकलेंगे। परंतु अभी उसी को हमने इश्यू नहीं बनाया है। अभी रुको जरा, एक बार हमारे सारे भिक्षा को अनुकूल मानसिकता से स्वीकार करे, भिक्षा के व्यवस्था को, वो तो पहले करो। खूंटी हिलाकर उसको तो पक्का करना पड़ेगा। तो ये एकदम से होने वाला तो काम ही नहीं है। ना तो चिंतन के स्तर पर एकदम से होगा, न व्यवहार के स्तर पर एकदम से होगा, परंतु आपकी नींव तो पक्की होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक पग आपको बहुत सावधानी पूर्वक रखना होगा कि हाँ भाई, इससे उत्तर दिशा में एक पग रखा है तो सोच लो उत्तर दिशा में ही रखना है ना, पूर्व दिशा में तो नहीं रखना है, क्योंकि उस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे और आपको अचानक एक दिन रेवोल्यूशन होगा, अरे रास्ता तो गलत हो गया। फिर आपको या तो समझौते करने पड़ेंगे या रास्ता बदलने के लिए जो परिश्रम करना होगा वो करना होगा। तो थोड़ा मैंने इसी चिंतन की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए कि हम जरा धैर्य और ये चिंतन करो, हाँ वर्षों वर्ष तक करो, तब तक आपके खाने पीने का कौन प्रबंध करेगा? वो समाज करे। ऐसा भी नहीं होता। क्यों करे समाज? अरे समाज में देने वाले लोग कहते हैं हमको तो 10 घंटे काम करना पड़ता है तभी 4 पैसे मिलते हैं, और तुमको क्या है, बैठे बैठे चिंतन कर रहे हो। ऐसा ही होता है ताई वो, इसको आपको कुछ करना नहीं है और बस खाना है बैठ के, है ना? हाँ वही तो, क्या आपको क्या है, आपको क्या है? पता चलेगा कोई नहीं देगा तब। अभी तो आचार्य देवता हैं, ब्राह्मण देवता हैं, गुरुजी हैं, इसलिए तो लोग दे देते हैं। लंबा चला तो कहेंगे ओ भूदेव जरा इधर आओ, हमारे बर्तन साफ करो तब मिलेगा। तो बातें ऐसे कठिन बातें इसलिए होती है। तो मेरा शैक्षिक पॉइंट क्या है, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड बातें एक साथ समझना, चिंतन करना उसके ऊपर और कुछ क्लियर करना, ये काफी विशाल बुद्धि की अपेक्षा करता है। अगर बुद्धि विशाल नहीं होती गई तो ऐसी सारी बातें जमती ही नहीं है। और देखो इस स्तर पर यदि हमने चिंतन किया तो 1 घंटा करने के बाद कितने थक जाते हैं वो भी देखो। शारीरिक परिश्रम 2-3 घंटे करने के बाद भी जो नहीं थकते हैं, वो ऐसा चिंतन करने के बाद आप 1 घंटे में थक जाते हैं। तो ये मामला सभी एक दूसरे से विरोधी और एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ रही है, ऐसी असंगत, ऐसी बातों को भी एक साथ जोड़कर देखने की, समझने की जो शक्ति है वही विशाल बुद्धि है। तो व्यास मुनि को कितना दूर का दिखता होगा, कितना गहराई में उनकी समझ में आता होगा, तभी तो उनको विशाल बुद्धि कहा।